अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश कीज। आज हम बात करेंगे क्लॉजेज एंड फ्रेजेस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम पार्ट्स ऑफ द स्पीच सारे समझ चुके हैं और अब हम क्लॉजेज एंड फ्रेजेस की तरफ मूव कर रहे हैं और इसके बाद हम सेंटेंस को समझेंगे और फिर उसके बाद हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ जाएंगे। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ती है वो ये होती है कि वो डिफ्रेंशिएट कैसे करें क्लॉज एंड फ्रेज के दरमियान। तो उसका मैं बड़ा आसान सा आपको फार्मूला बताऊंगा जिसके बाद इंशाल्लाह कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेजेस और क्लॉजेस को डिफ्रेंशिएट करने में और उनको लोकेट करने में सेंटेंस के अंदर। तो क्लॉजेस को हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। यानी क्लॉज दो तरह की हो सकती है सेंटेंस के अंदर, या तो वो मेन क्लॉज होगी या वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी। और फ्रेज जो होती है वो नेचुरली फ्रेज ही होती है। अब इन तीनों के दरमियान जो फ़र्क करना है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास तीन इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो इसके अंदर है या नहीं। दूसरी चीज़ जो हमने चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि ये एक मुकम्मल थॉट यानी एक मुकम्मल जुमला ये बना सकती हैं, एक मुकम्मल मफहूम ये दे सकती हैं या नहीं दे सकती। और तीसरी चीज़ हमने ये चेक करनी है कि क्या ये उस सेंटेंस से हट के जिस सेंटेंस के अंदर ये आ रही हैं, खा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है या वो सबॉर्डिनेट क्लॉज है या वो फ्रेज है, अगर इनको उस सेंटेंस से हटा के रखा जाए तो क्या ये अकेले अपना मतलब बयान कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और सबॉर्डिनेट क्लॉज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, ये बात भी आपने हमेशा याद रखनी है। लेकिन अगर हम फ्रेज की बात करते हैं तो फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं होते। फ्रेज खुद जो है वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या वर्ब बन सकती है, लेकिन फ्रेज का अपना जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं होते। अच्छा, उसके बाद जब हम बात करते हैं दूसरे वेरिएबल की, यानी कि ये एक मुकम्मल थॉट, एक मुकम्मल मफहूम जो है वो बता सकती हैं या नहीं बता सकती, तो जो इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज होती है ये एक मुकम्मल थॉट बता सकती है, जबकि जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है ये एक मुकम्मल थॉट या एक मुकम्मल मफहूम जुमले के अंदर नहीं दे सकती। सिमिलरली जो फ्रेज है ये भी हमें एक कंप्लीट थॉट नहीं देती। तीसरा जो क्वेश्चन है जो हमने देखना है वो ये है कि क्या ये अकेले अपना मतलब बता सकती हैं या नहीं बता सकती। तो उसमें जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है ये इट कैन स्टैंड अलोन, और ये अलग से अगर इसको सेंटेंस से हटा के भी रखा जाए तो ये एक मुकम्मल सेंटेंस बन सकती है। जबकि जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है ये इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अगर इसको सेंटेंस से आप निकाल के रखते हैं तो ये एक मुकम्मल सेंटेंस नहीं बना सकती। और जो फ्रेज होती है ये भी एक मुकम्मल सेंटेंस नहीं बना सकती। तो आगे हम इनकी डेफिनेशंस को भी देखेंगे, इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स को भी देखेंगे और हम एक एक्टिविटी भी करेंगे जिसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की, या इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज एक्चुअली अ क्लॉज दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, जो आपको एक मुकम्मल थॉट देती है, ठीक है। और इट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ सेंटेंस। तो यहाँ से आपको सेंटेंस का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर आप सेंटेंस से निकाल के अलग रखते हैं तो ये बजाते खुद एक मुकम्मल सेंटेंस होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको दूसरे मानों में आप इसको इस तरीके से समझें कि अगर आप एक सेंटेंस को उठा के किसी दूसरे सेंटेंस का हिस्सा बना दें तो वो जब उसको दूसरे सेंटेंस का आप हिस्सा बनाएंगे तो वहां पे वो क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा। इट हैज़ बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, तो इसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और इसके अंदर एक वर्ब भी होता है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज की खुसूसियात हैं। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हेल एट अ लेट डिनर। अब हेल इसके अंदर सब्जेक्ट है जिसको मैंने रेड के साथ रेड फॉन्ट दिया हुआ है, और एट इसका वर्ब है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और इसके अंदर वर्ब भी है। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। केविन वेंट टू द मूवीज, इसमें केविन सब्जेक्ट है और वेंट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वर्ब है। इसी तरीके से ट्रेविस एंड एरिक गेव डोनेशंस टू हेल्प अदर्स, इसमें ट्रेविस एंड एरिक सब्जेक्ट है और गेव इसके अंदर क्या है, वर्ब है। सिमिलरली सवेना कलेक्टेड मनी, सवेना इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट है और कलेक्टेड इसके अंदर जो है वो वर्ब है। सिमिलरली वी कैन हैव सो मेनी एग्जांपल्स जिसके अंदर हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज
को जब हमने देखना है तो उसमें हमने यही दो चीज़ें देखनी है कि उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब भी होना चाहिए और वो अलग से एक सेंटेंस के तौर पर भी आ सकती हो। अब अगर हम इस हेल एट अ लेट डिनर इसको अगर हम किसी दूसरे सेंटेंस का हिस्सा बना देते हैं तो वहां पे ये क्या बन जाएगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगी। अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लॉज की जब हम बात करते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, ये मुकम्मल थॉट को एक्सप्रेस नहीं करती, जैसा कि हमने पीछे इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज की एग्जांपल्स में हमने देखा कि वो मुकम्मल सेंटेंस के तौर पर भी आ सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज की सूरत में ऐसा नहीं होता। इट डज हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है, बट इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस के तौर पर अकेली नहीं आ सकती। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, और ये होता क्या है कि ये जब भी ये शुरू होती हैं, अ वर्ड सच एज दैट, व्हाट और सिंस सिग्नल्स द बिगिनिंग ऑफ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जैसा कि दैट है, व्हाट है, सिंस है, इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो जहां पे ये आते हैं तो उसके बाद ये एक सिग्नल दे रहे होते हैं कि इसके बाद आने वाली जो क्लॉज है वो क्या है, वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जैसे दैट आई वांटेड, अब इसमें देखें कि आई इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वांटेड इसके अंदर वर्ब भी है, लेकिन इसके स्टार्ट में जो दैट आ रहा है ये हमें बता रहा है कि ये क्या है, ये एक सबऑर्डिनेटिंग या एक डिपेंडेंट क्लॉज है। What she saw, okay, since most plants die without water. अच्छा, the meaning of a subordinate clause is only complete after the clause is attached to an independent clause. तो ये इसका मीनिंग कब मुकम्मल होता है, जैसे अगर हम कहते रहें दैट आई वांटेड, व्हाट शी सॉ, तो व्हाट शी सॉ एक मुकम्मल सेंटेंस नहीं है। जब आप कहते हैं कि व्हाट शी सॉ वाज ब्यूटीफुल, तो अब यहां पे क्या होगा कि सेंटेंस मुकम्मल होगा जब तक आप इसको एक इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज के साथ इसको अटैच नहीं करते, सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं होता। जैसे आफ्टर कैटन एट डिनर, अब आफ्टर कैटन एट डिनर जब कोई कहेगा तो हम पूछेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, यानी इसमें सब्जेक्ट भी है और इसके अंदर जो है वो वर्ब भी मौजूद है, लेकिन मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। सिमिलरली बिकॉज मैरी सेव द ड्राउनिंग गर्ल, ओके, इस तरह की और भी एग्जांपल्स। व्हेन एमी गेव अ पार्टी, तो एमी इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, गेव इसके अंदर वर्ब भी है, लेकिन स्टार्ट में जो व्हेन आ रहा है ये हमारे अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि व्हेन एमी गेव अ पार्टी उसके बाद क्या हुआ, यानी कंप्लीट मीनिंग जो है वो इससे क्रिएट नहीं हो रहा। तो इस तरीके की और भी आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। आप जहां भी सेंटेंसेस देखेंगे तो उसके अंदर आपको इस तरह की एग्जांपल्स नजर आएंगी। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही होती है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस फॉर्म सबऑर्डिनेटिंग क्लास, ठीक है, तो ये हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं इनसे सबऑर्डिनेट क्लासेस स्टार्ट हो रही होती हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर एडवर्ब्स यूज्ड एज कंजंक्शंस टू जॉइन सबऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जब भी सबऑर्डिनेटिंग क्लास के स्टार्ट में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा तो वो दर हकीकत एडवर्ब के तौर पर आएगा, जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की सेंटेंस के अंदर जो पोजीशन है उसको एडवर्बियल पोजीशन के हवाले से बता रहा होगा कि वो जगह की बात हो रही है या वक्त की बात हो रही है या मैनर की बात हो रही है, किस हवाले से बात हो रही है। एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कैन बी फाउंड एट द बिगिनिंग, एट द मिडल और एंड ऑफ अ सेंटेंस। तो इसमें लाजमी नहीं है कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ आ रहा है वो सेंटेंस के दरमियान में आएगा या स्टार्ट में आएगा या आखिर में आएगा। ये स्टार्ट में भी आ सकते हैं, मिडल में भी आ सकते हैं और आखिर में भी आ सकते हैं। अच्छा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आंसर हु वाज डूइंग इट, what was happening, when it was happening, where it was happening, why it was happening और under what condition the action was performed or taken place। तो ये दर हकीकत जब भी हम क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे अब हम इन एग्जांपल्स के अंदर देखें तो आफ्टर केटन एट डिनर, तो उसके मतलब उससे पहले क्या हुआ या उसके बाद क्या हुआ, तो ये दर हकीकत यहाँ पे व्हेन का जो क्वेश्चन है उसको आंसर करने की कोशिश की जा रही है। बिकॉज मैरी सेव द ड्राउनिंग गर्ल, तो यहाँ पे वाई को आंसर करने की कोशिश की जा रही है। व्हेन में जो टाइम है उसको बताने की कोशिश की जा रही है। दैट वी थॉट वॉज राइट, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। बिफोर में फिर अगेन टाइम है। होम में जो है वो जो हु वाला क्वेश्चन था उसको यहाँ पे आंसर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस के साथ आते हैं। तो ये वर्ड्स यहाँ पे भी आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को स्टार्ट कर रहे होंगे या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ एफिलिएटेड होंगे, तो आप इनको बड़ी आसानी के साथ लोकेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस की। व्हेन शी लेफ्ट द मूवीज, तो यहाँ पे शी इज द सब्जेक्ट,
left is the verb, okay, and when is the subordinating conjunction जिससे ये subordinating clause जो है ये start हो रही है. All right. अच्छा, उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं. Although we ate dinner, यहाँ पे we जो है ये सब्जेक्ट है. All right. Ate is the verb and although is the subordinating conjunction जिससे subordinating clause start हो रही है. अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. बिकॉज दे डिड अ गुड जॉब. अब यहां पे दे इज द सब्जेक्ट, ऑलराइट, डिड इज द वर्ब एंड बिकॉज इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसके साथ क्लॉज जो है वो स्टार्ट हो रही है. तो अब इसकी हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके आंसर्स भी मैंने दिए हुए हैं एंड यू हैव टू चेक योर नॉलेज कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ आया है. तो आपने सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, वर्ब को आपने डबल अंडरलाइन करना है और जहां पे आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया तो उसको आपने जो है वो यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो दीज आर द एग्जांपल्स. वी हेटेड द पिज़्ज़ा बिकॉज इट टेस्टेड लाइक cardboard. After we threatened to hurt them, they gave us the answers to the test. Emily cannot do her homework until she watches her favorite television show. Since the car does not run well, the mechanic did a quick checkup. तो these are the 4 examples जिसके ऊपर हम चेक करेंगे हमारा नॉलेज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस के हवाले से. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. वी हेटेड द पिज़्ज़ा बिकॉज इट टेस्टेड लाइक कार्डबोर्ड. इसमें वी हेटेड द पिज़्ज़ा जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ऑल राइट, यानी कि अगर हम सिंपल ये कह देते हैं कि वी हेटेड द पिज़्ज़ा तो भी बात मुकम्मल हो जाती है. ऑल राइट, तो ये एक मुकम्मल जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं ये दर हकीकत एक मुकम्मल सेंटेंस होती हैं. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि वी हेटेड द पिज़्ज़ा इज एक्चुअली अ सेंटेंस जो इस बड़े सेंटेंस का हिस्सा बन रहा है, इसलिए हम इसको क्लॉज कह देते हैं. अदरवाइज अगर इसको हम बाहर निकालते हैं तो इट कैन स्टैंड अलोन एंड इट कैन बिकम अ सेंटेंस एज वेल. तो वी हेटेड द पिज़्ज़ा इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज है. बिकॉज इट टेस्टेड लाइक कार्डबोर्ड, तो ये इसके अंदर क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है. अच्छा, इसके अंदर बिकॉज जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, टेस्टेड वर्ब है और इट जो है ये क्या है, इसका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का जो है वो सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे आपको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो दोनों की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी. सेकंड एग्जांपल को देखते हैं. इसमें दे गेव अस द आंसर टू द टेस्ट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. आफ्टर वी थ्रेटन टू हर्ट देम, ये क्या है, ये इसकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है. और इसमें आफ्टर जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, थ्रेटन्ड इसमें वर्ब है और वी इसका क्या है, सब्जेक्ट है. सो दिस इज हाउ यू कैन लोकेट द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इन द सेंटेंस वेरी इजीली. थर्ड एग्जांपल है एमिली कैन नॉट डू हर होमवर्क, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ऑल राइट, अनटिल शी वॉचेज हर फेवरेट टेलीविजन शो, इसके अंदर क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है. अनटिल जो है ये इसके अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वॉचेज इसके अंदर वर्ब है और शी इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट है. लास्ट एग्जांपल को देखते हैं. सिंस द कार डज नॉट रन वेल, द मैकेनिक डिड अ क्विक चेकअप. अब इसमें द मैकेनिक डिड अ क्विक चेकअप इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज है. सिंस द कार डज नॉट रन वेल इसके अंदर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, जिसमें सिंस जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, डज रन वर्ब है और कार इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट है. फ्रेजेस की बात करते हैं. तो फ्रेजेस के बारे में हमने स्टार्ट में जो हमने चार्ट देखा उसमें हमने देखा कि दे डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट और वर्ब. ऑल राइट, ये इनकी डेफिनेशन है. एंड दे डू नॉट फॉर्म कंप्लीट थॉट्स एज वेल. एंड द थर्ड क्वालिटी ऑफ फ्रेजेस इज दैट दे कैन नॉट स्टैंड अलोन एज वेल. ऑल राइट, तो हम कुछ फ्रेजेस को देखते हैं. जैसे आफ्टर द पार्टी, अब इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है. बिकॉज ऑफ द रेन, नो सब्जेक्ट नो वर्ब. इन द कार एट द मॉल, नो सब्जेक्ट नो वर्ब. ओके, स्टार्टिंग विद द रूल्स, बिटवीन क्लासेस, नियर द पार्क एंट्रेंस. सो अब इसके अंदर देखें कि आफ्टर द पार्टी आप कहते रहे तो आफ्टर द पार्टी कोई मुकम्मल सेंटेंस नहीं है. इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, इसके साथ आपको कुछ ना कुछ और भी बोलना पड़ता है. सो दिस इज हाउ यू कैन लोकेट एंड अंडरस्टैंड द फ्रेजेस. ऑल राइट, तो इसकी हम क्लॉजेज और फ्रेजेस की हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे. इसमें आपने सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है. यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ब ट्वाइस एंड यू हैव टू ड्रा अ सर्कल अराउंड द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड देन यू हैव टू डिटरमिन वेदर ईच सेंटेंस इज अ क्लॉज और अ फ्रेज. अच्छा, ये सेंटेंसेस हैं जिसके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे. यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हेयर एंड यू कैन चेक आइदर यू नो अबाउट दिस और नॉट एंड देन यू कैन move towards the answers that are coming in the next slides. All right, so these are the answers. To the park in the city is a phrase. After the winning run was hit, ये clause subordinating clause है. When we gave the children their gifts, ये subordinating clause है. Before the early show, phrase है. From the grocery store to the mall, this is again a phrase. Between the two cities on the map, again a phrase. Whenever we feel like having chili, subordinating clause.
since we cannot go to the ball game subordinating clause. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू अनदर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसकी. अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी. यू हैव टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड सेक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज अ क्लॉज और अ फ्रेज. तो अब इस एक्टिविटी के अंदर देर आर सम पोर्शंस ऑफ द सेंटेंसेस विच आर अंडरलाइंड. तो आपने बताना है कि जो अंडरलाइंड जो पोर्शन ऑफ द सेंटेंस है ये क्या है, ये फ्रेज है या क्लॉज है. सो यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हेयर एंड यू कैन चेक योर नॉलेज and then you can verify it with the answers that are coming in the next slides कि आपने कितनों को आपने ठीक समझा था और कितने आपके जो questions थे वो गलत थे. So these are the answers. After the movies is a phrase, and that was quite tasty is a clause. After eating dessert is a phrase. All right. And which made us very nervous is a clause. And who is very wealthy, again a clause. And before leaving is a phrase. So let's have a recap of the things that we have learned, okay, how to tell the difference. So this is how you can differentiate between the independent clause or a subordinating clause or a phrase. Okay, you can check either they are having subject and verb, they can form a complete thought, or they can stand alone or not. तो इस चार्ट को आप देखेंगे तो इट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू कि सेंटेंस के अंदर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है या फ्रेज है. तो आज का हमारा लेसन जो था वो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में था. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट सेंटेंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.